आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन का प्रायोगिक निर्धारण। मैं आपको क्वथनांक में उन्नयन का बारे में बता चुका हूँ और अब उसका प्रायोगिक निर्धारण या प्रायोगिक मापन किस प्रकार से करेंगे, यानी कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि क्वथनांक में वृद्धि हो रही है और वो वृद्धि कितनी है। तो हम यह करते हैं कि हमें ये पता है कि ये इस तरह से हमने एक फ्लास्क लिया और इसी तरह से दूसरा भी राउंड बॉटम फ्लास्क लिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शुद्ध विलायक ले रहे हैं। शुद्ध विलायक की जैसे हमने जल ले लिया और यहाँ हमने क्या ले लिया, पहले विलायक लेंगे एक बार प्रयोग के लिए, फिर दूसरी बार हम क्या लेंगे, विलयन लेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक, ये वायु संयंत्र लगा हुआ है, एयर कंडेंसर, यहाँ हमने शुद्ध विलायक को है इसमें गर्म करा और गर्म करने के बाद इसकी जो वेपर है उसको इसमें भेजा। ये सरंग जो है, ये सरंग है, मतलब छिद्रनुमा है ये जो नीचे की तरफ, और गोलाकार है, जिससे कि क्या है, इसकी जो वेपर है वो सब तरफ समान रूप से फैल जाए, यानी कि ये सही तरीके से गर्म हो जाए, विलायक जो है वो वाष्पित हो या विलायक जो है वो बॉयल हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से शुद्ध विलायक की वाष्प को हमने भेजा। सबसे पहले ये प्रयोग हमने किसके साथ करा, विलायक के साथ करा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर्ड कर लिया। और किसके द्वारा उबला, ये जो बॉइलिंग पॉइंट बॉयल किससे हुआ, वो इसकी वेपर से हुआ। तो सबसे पहले हमने ये एक शुद्ध विलायक इसके अंदर लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लिया, वो हमने कहा कि मान लो T0 आया। और दूसरी बार हमने क्या कर दिया, यही प्रयोग किसके साथ करा, या इसमें हमने समझ लीजिए कि हमने विले डाल दिया, या यही प्रयोग हमने किसके साथ करा, विलियन के साथ करा सेकंड टाइम। तो हमने वापस से वही शुद्ध विलायक की वाष्प को विलियन में भेजा, तो उसका टेम्परेचर हमने नोट कर लिया, या उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट उसका नोट कर लिया, वो आया हमारे पास T1। तो हमने ये देखा कि T1 जो है वो T0 से ज़्यादा है, यानी वाष्प दाब, ये सॉरी, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। तो डेल्टा T हमने इस प्रकार से मेजर कर लिया। इसका जो इस प्रयोग में जो लिमिटेशन है वो ये है कि यहाँ सुपर हीटिंग का खतरा रहता है, जिससे जो पदार्थ है उसका डीकम्पोजिशन होना या डीकम्पोजिशन की पॉसिबिलिटी रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है हिमांक में अवनमन, यानी कि हिमांक का मतलब हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि विले के डालने पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें कमी आती है। जैसे हमने कहा था कि विले के डालने पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, यानी वाष्प दाब में कमी आती है। विले के डालने पर हमने कहा था कि जो क्वथनांक है उसमें उन्नयन हो जाता है, यानी क्वथनांक में वृद्धि होती है। और लास्ट हम कहते हैं कि विले, थर्ड नंबर हम कहते हैं कि हिमांक में अवनमन होता है, यानी विले के डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है। अब हिमांक को हमने यहाँ पर भी इसी वेपर प्रेशर वाली डेफिनेशन के रूप में लिया, यानी हिमांक वह बिंदु या ताप है जहाँ ठोस व द्रव अवस्थाएं साम्य पर रहती है, यानी ये ठोस विलायक है और ये द्रव विलायक है। ठोस विलायक और द्रव विलायक जहाँ पर साम्य पर होता है, यानी जहाँ दोनों के वेपर प्रेशर आपस में कंबाइंड होते हैं, कोएग्जिस्ट होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। यानी कि हम यूं कहेंगे जहां दोनों के वाष्प दाब समान हो जाएंगे। जैसे हमने मान लीजिए हमने बर्फ लिया और वो यहां हमने लिया कौन सा, यहां जब बर्फ को हमने गर्म करा, बर्फ को गर्म करा तो ये स्थिति पर वो किस में बदल गया, द्रव में परिवर्तित हो गया, यानी कि बर्फ क्या है वो पानी में परिवर्तित हो गई या लिक्विड H2O में परिवर्तित हो गई। तो ये इस प्रकार से, तो ये जो स्थिति है जहां पर दोनों के वेपर प्रेशर बराबर है या साम्य पर है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, उसे उसे हम कहेंगे हिमांक। अब हमें यह पता है कि विले के डालने पर विलियन का वाष्प दाब कम हो जाता है, यानी कि विलायक की तुलना में विलियन का वाष्प दाब कम होता है। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर कर्व होगा किसका, विलियन का होगा, वो नीचे की तरफ होगा, यानी विलियन का जो वेपर प्रेशर कर्व होगा, ये तो द्रव विलायक या हम कहेंगे द्रव विलायक और ठोस विलायक के लिए है। अब हम कह रहे हैं विलियन का जो वेपर प्रेशर कर्व है वो किसके तरफ होगा, वो इससे नीचे होगा। क्यों होगा, क्योंकि राउट के नियम के अनुसार सोल्यूट को विलायक में या द्रव में डालने पर वाष्प दाब में कमी आती है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है। तो ये वाष्प दाब में कमी आ रही है, हम यूं दिखा रहे हैं इसको, ये इधर की तरफ, तो हमने ये इधर इससे मिलाया यानी कि जब ये इस विलायक वाले से मिला, विलियन का जो वेपर प्रेशर कर्व है जो विलायक वाले से मिला, तो वहां वो पॉइंट जो हो गया वो T1 हो गया, यानी वो विलियन का हिमांक हो गया। ये विलियन का हिमांक है, T1 विलियन का हिमांक, T0 क्या हो गया, विलायक का हिमांक, यानी ये हो गया विलायक का हिमांक और T1 हो गया विलियन का हिमांक।
अब यहां क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि T1 जो है वो T0 से कम है, यानी कि हिमांक में कमी आ रही है। तो डेल्टा TF बराबर T0 माइनस T1। और हम कहते हैं कि क्योंकि हिमांक में तो कमी आती है विलय के डालने पर, कौन सा, अवाष्पशील विलय के डालने पर, हिमांक में तो हमने कहा अवनमन हो रहा है, और साथ ही विलय के डालने पर हमें यह भी पता है वेपर प्रेशर में भी आपेक्षिक अवनमन होता है। वेपर प्रेशर में भी आपेक्षिक अवनमन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, और इसको हमने हटाया तो हम क्या लिखेंगे, K, ये हमें पता है किसके बराबर होगा, KXB के, यानी हमने इसको और सॉल्व करा बिल्कुल पहले की तरह ही, और यहां इसको सॉल्व करा, K यहां आ गया NB, Na जो है वो NB से ज्यादा होगा क्योंकि तनु विलयन है, तो K NB अपॉन Na, या यूं कह सकते हैं WB अपॉन MB, WA MA, इसको और इसको कंबाइन कर लिया तो हमने लिख दिया KF यानी मोलल अवनमन स्थिरांक, और ये हो गया क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। और ये जो टर्म है ये हो गया नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी WA क्या हो गया, सॉल्वेंट का भार, और ये नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या। तो ये किसके बराबर हो गया, ये आ गया आपका KF, और यहां हमने कह दिया N/WA। ये किसके अंदर है, केजी के अंदर है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया डेल्टा TF बराबर KFM। अब ये हिमांक में अवनमन का प्रायोगिक मापन कराए, ये दो तरीके से है, हम बेकमान विधि लेते हैं और राष्ट्र विधि लेते हैं। बेकमान विधि में बिल्कुल सिंपल सा, ये हम बेकमान थर्मामीटर लेते हैं क्योंकि बहुत ये केल्विन में और बहुत ही कम अंतर को मेजर करता है, तो बेकमान थर्मामीटर को लिया जाता है। यहाँ ये विलोडक लिया जाता है और ये हिमांक मिश्रण है, कोई भी हिम मिश्रण हमने इसके अंदर लिया है। यहाँ इसके अंदर हमने ये जो ये लिया है, ट्यूब ली है कांच की, और एक बाह्य नली है जो बीच में एक तरह से वैक्यूम टाइप जनरेट करती है, या जो यहाँ पर फ्रीजिंग होगी वो समान रूप से हर तरफ होगी। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर सबसे पहले विलायक को लिया और उसके जमने को या उसके हिमांक को हमने मेजर करा, जबकि वो किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में, तो उसे मेजर कर लिया, वो टेम्परेचर आया, मान लो हमने कहा T0। और अब हमने क्या करा कि विलायक की जगह हमने यहाँ पर दूसरी बार हमने उसमें विलयन ले लिया और उसके लिए भी हिमांक को मेजर करा, तो वो आया T1। तो हम ये देखते हैं T0 जो है वो T1 से ज्यादा है, यानी हिमांक में कमी आ रही है, यानी डेल्टा T किसके बराबर आएगा, वो आएगा T0 माइनस T1, यानी हिमांक में कमी होगी, जो हमने पिछले में भी बताया था आपको इस प्रकार से। ये रहा डेल्टा TF बराबर T0 माइनस T1। नेक्स्ट विधि इसके अंदर हम लेंगे राष्ट्र विधि। राष्ट्र विधि, राष्ट्र कैम्फर विधि भी इसको हम कहते हैं क्योंकि इसमें कपूर का प्रयोग करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, कपूर की मात्रा पहले तोल लेते हैं, एक निश्चित मात्रा ले लेते हैं, और उसमें ऐसे ही एक बार तो हम कपूर के लिए लेंगे, और फिर दूसरा, यानी कि एक तरह से कपूर जो है वो विलायक के रूप में काम करेगा, और दूसरा कपूर में जो हमें विलय लेना है, यानी कोई भी जो हमने जो विलय जिसके उसको हम कंबाइन कर देंगे, यानी कि एक तरह से कपूर प्लस वो विलय ले लिया, तो यानी अब वो विलयन का निर्माण हो गया। तो अब हम दोनों को क्या करते हैं, बिल्कुल उसको पाउडर के रूप में लेकर और कैपिलरी ट्यूब में लेकर कपूर का गलनांक ज्ञात कर लेते हैं, और फिर कपूर प्लस सोल्यूट यानी कि एक तरह से विलयन का जो है वो गलनांक ज्ञात कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि दोनों में अंतर ही है, वही क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन को दर्शाएगा। यहां कपूर जो है उसका मोलल अवनमन स्थिरांक का मान अधिक होता है, तो KF जो है वो अधिक हुआ, तो ऐसे में डेल्टा T का मान भी अधिक प्राप्त होता है। ये संवेदनशील विधि है, यहाँ साधारण थर्मामीटर से ही काम चल जाता है और पदार्थ की कम मात्रा का उपयोग होता है, इसीलिए इस विधि को अधिक उपयोग में लाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर परासरण दाब। परासरण दाब जो है वो सबसे पहले हम यहाँ परासरण की बात करेंगे। परासरण प्रक्रिया क्या होती है? परासरण प्रक्रिया इस प्रकार से होती है, यदि हम विलायक को विलयन से, या यहां लिखा है हमने शुद्ध विलायक को विलयन से, या हम तनु विलयन को सांद्र विलयन से पृथक करें,
तनु विलयन को सांद्र विलयन से किसके माध्यम से पृथक करें? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नाम से ही पता लग रहा है जो आधों को पार होने दे। आधों को पार होने दे का मतलब जो विलायक को निकलने दे। तो अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है या वह मेम्ब्रेन होती है जिसमें से केवल विलायक के पार्टिकल ही निकल सकते हैं। तो अब आती है बात परासरण की, क्या होती है? तो यहां से विलायक, तो इसका मतलब यहां से यहां भी जा सकता है, तो नहीं। परासरण क्या प्रक्रिया होती है? जब विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पृथक किया जाता है तो विलायक के कण कहां से कहां जाते हैं? विलायक से विलयन की ओर जाते हैं। तो इसे हम ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। यानी शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। कौन से? केवल विलायक के कण। विलायक के कण तो हम कह रहे हैं क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के कण ही निकल सकते हैं, तो हम कह रहे हैं वो कहां से जा रहे हैं? वो भी कहां से जा रहे हैं? शुद्ध विलायक से विलयन या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। हमने देख भी रहे, इस तरह से इसके लेवल में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। किस तरफ? विलयन वाले लेवल में वृद्धि हो गई। अब जो ये एनिमल ब्लेडर मेम्ब्रेन होती है, ये प्राकृतिक या नेचुरल जो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब कृत्रिम जो होती है वो हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। तो इसका जो मेथड होगा वो किस प्रकार से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बनाया जाता है वो हम अगली क्लास में लेंगे। आज के लिए एक बार इतना ही लेते हैं। तो आज हमने क्या देखा इसमें? एक तो हिमांक में अवनमन देखा और हिमांक अवनमन का प्रायोगिक निर्धारण देखा, और साथ ही हमने परासरण के बारे में भी कुछ लिया है यहाँ पर, और नेक्स्ट हम लेंगे वो अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।